हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शिप्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिप्रास क्लासेस। तो हम लोग जिसमें हिस्ट्री कवर कर रहे थे और हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था आर्यों का आगमन। तो आर्यों का जो आगमन हुआ था वो माइग्रेशन हुआ था, आव्रजन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इस तरीके से वो जो भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे और वो हर काल में और थोड़े थोड़े करके समूहों के रूप में आए हैं भारत। और इस तरीके से फिर वो पूरे भारत में हर काल में आते रहे हैं, उनका आगमन होता रहा है। तो हम लोग ने आर्यों का मध्य एशिया से आने वाला जो उनका एक विवादित मत था उसको पढ़ा था। और हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो वैदिक काल में 4 वेद जो थे जिसका संकलन वेद व्यास जी ने किया है, हमने उस बात को डिस्कस किया था। और हम देख रहे थे जैसे कि उसमें वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, सॉरी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। इनका सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस यही है, आगे पीछे ना हो जाए। पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर यजुर्वेद, फिर इसके बाद सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना भूल गए थे, जिसमें से ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये अथर्ववेद में बोला गया है वैदिक काल में। तो अब हम इसमें देखते हैं वैदिक काल में क्या है कि कुछ प्रकार की जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपके उनमें मृदभांड वगैरह आते हैं। ये 3 प्रकार के मृदभांड आते हैं। एक आता है धूसर मृदभांड, दूसरा है लाल मृदभांड और तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड। तो इनको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ग्रेवेयर, रेडवेयर एंड पेंटेड ग्रेवेयर। तो इस तरीके के ये वाले आते हैं। तो ये तो हम देखते हैं सामान्यता वाले हैं, धूसर मृदभांड, ग्रेवेयर और रेडवेयर ये वाले सामान्य हैं। बट जो आपका चित्रित धूसर मृदभांड है, ये आपका जब कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता था, है ना, तो इस तरीके से चीजों को यूज करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग तब होता था। और इसमें देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड जिन स्थलों से मिले हैं उसमें से 750 स्थलों में चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जिसमें से वैदिक सभ्यता के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है। उन 750 स्थलों में से आपका जिन स्थलों में तांबा अथवा कांसा, क्योंकि कांसा भी टिन और तांबे से ही मिलकर बनता है, तो तांबा अथवा कांसा और लोहा नहीं, मतलब उन स्थलों पर लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। तो वो जो आपका काल हुआ वो आपका ऋग्वेद काल हुआ। और ऋग्वेद काल जिन और जो ये तांबा अथवा कांसा मिला है, लोहा नहीं मिला है, ऐसे 4 स्थल रहे हैं, नागर, कटपालन, दधेरी और भगवानपुरा। अब ये 4 स्थल आप लोगों के राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्र है आप लोगों के राज्य हैं, वहां से ये मिले हुए हैं। अब तांबा और कांसे को वैदिक ग्रंथों में अयस्क बोला गया है ना। तो अयस्क का मतलब यहाँ पे तांबा अथवा कांसे से है, यहाँ पे इसका मतलब लोहे से नहीं है, क्योंकि लोहा तो इन 4 स्थलों पे नहीं पाया गया और उसको हम लोगों ने ऋग वैदिक काल बोला है, इतिहासकारों ने, सॉरी हमने नहीं, इतिहासकारों ने। अब इसके 750 स्थलों में से इनके अलावा जो स्थल बचते हैं उनमें तांबा अथवा कांसा और प्लस लोहा, लोहा भी वहां से प्राप्त हुआ है। तो जो ऐसे स्थल हैं वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं और वैदिक ग्रंथों में तांबा अथवा लोहे को श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क बोला गया है। कृष्ण अयस्क जैसे शब्दों का वहां पे यूज हुआ है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि वैदिक काल का अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें से उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे। राजनीतिक स्थिति है ऋग्वेद काल की और उत्तर वैदिक काल की। और इस तरीके से आप लोग जो इतिहास में होने वाला जो हर काल का चेंजेस है, जो परिवर्तन है, और उस परिवर्तन में भी विकास की अवस्था अग्रसर हो रही है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि हम आधुनिक काल तक कैसे आए या कैसे पहुंचे। तो वो उसको उसको हम देखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से आप लोगों को ज्यादा स्पष्ट होगा और क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन भी देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर देते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में जैसा कि आप देखते हैं कि ऋग्वेद काल का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे और काफी कुछ समानताओं के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। जैसे कि डिफरेंसेस में जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे ऋग्वेद काल है ये, ऋग्वेद काल है ये। और
ऋग्वेद काल के बाद फिर यहाँ पे आता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जो आपका ऋग्वैदिक काल रहा है, ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति आप कैसी रही है, चलिए देखते हैं राजनीतिक स्थिति। और इसकी भी राजनीतिक स्थिति हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो भी साथ साथ ही, तो आप लोगों को हर चीज क्लियर होती चलेगी, है ना। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट इसका देखते हैं कि जो राज्य था वो जन आधारित था, ना कि क्षेत्र आधारित। जन आधारित का मतलब था कि जो जन आधारित राज्य का मतलब है कि लोग समूहों में रहते थे और खाना बदोश टाइप के थे, कबीलाई टाइप के थे, कबीले थे, जनजातियां वगैरह थी, कबीले टाइप के थे। तो ये जन आधारित थे, ना कि क्षेत्र आधारित। जन आधारित, क्षेत्र आधारित नहीं, क्योंकि अगर क्षेत्र आधारित रहेंगे तो फिर ये एक स्थान पे स्थायी रूप से रहेंगे, बट ये स्थायी रूप से नहीं रहते थे, ये कबीले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान रहते थे, आते जाते रहते थे। तो ये इस टाइप का था। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये क्षेत्र आधारित थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो समूह थे वो अभी एक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लगे थे, और उनका जो आकार था वो भी बड़ा हो गया था। तो ये क्षेत्र आधारित थे, क्षेत्र आधारित थे, और ये इनका आकार भी बढ़ा। इसकी तुलना में इसका आकार बढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकार भी छोटा होगा, क्योंकि ये जन आधारित है, क्षेत्र आधारित नहीं, क्षेत्र आधारित नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे जो जन आधारित था, समूह थे, कबीले थे, तो वो जन आधारित क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं रहते थे, और ये क्षेत्र आधारित था, और आकार भी इसका काफी बड़ा सा था, आकार भी बड़ा। देखिए पेन चला गया। तो ये आकार भी इसका बड़ा था। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट आता है, अब जन आधारित होगा, क्षेत्र आधारित नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पे नहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो वहां उनके बीच की जो राजा की स्थिति होगी ना, वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, साफ नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे राजा की स्थिति साफ नहीं, राजा की स्थिति, राजा की स्थिति साफ नहीं, राजा की स्थिति साफ नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। लेकिन और यहाँ पे राजा की जो उपाधि होती थी, वो यहाँ पे राजा को यहाँ पे जनस्य गोप कहा गया है, जनस्य गोप। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, जो राजा की स्थिति थी, क्योंकि अब ये लोग एक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लगे थे, तो राजा की स्थिति अब ज्यादा क्लियर थी, लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते थे। मतलब जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो इसकी तुलना में इसका जो राजा था, उनकी स्थिति ज्यादा साफ थी। यहाँ पे जो राजा की स्थिति साफ थी, तो उसकी कुछ उपाधियां थी, जैसे कि सर्वजेनिन, है ना, सर्वजेनिन थी, और आपका जैसे कि सर्वभूमिपति, सर्वजेनिन, सर्वभूमिपति, और आपका एक और इसमें आता है एक राट। एक राट एक वर्ड आता है, तो एक राट वाली भी इनकी उपाधि थी। इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि ये जन आधारित थे, क्षेत्र आधारित ये नहीं थे, और ये समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे थे, और ये क्षेत्र में एक स्थायी रूप से रहने लगे थे, और स्थायी रूप से रहेंगे तो इनका आकार भी काफी बड़ा हो गया था कंपैरेटिवली इसके। और राजा की स्थिति साफ नहीं थी, और इनकी जो उपाधि थी उसको जनस्य गोप कहा गया है। किंतु जो यहाँ राजा की जो स्थिति थी, वो इसकी तुलना में काफी ज्यादा साफ हो गई थी, क्योंकि एक क्षेत्र में आके स्थायी रूप से रहने लगे थे, और जब क्षेत्र में रहेंगे तो यहाँ पे राजा की स्थिति ज्यादा साफ होगी, और उसकी जो उपाधियां थी वो सर्वजेनिन, सर्वभूमिपति और एक राज जैसी उसकी उपाधियां थी। चलिए हम इसको कल आगे
कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।